हेलो दोस्तों, मैं उदय सिंह और आप देख रहे हो एजुकेशन धाम। तो दोस्तों, हमने रीट की केमिस्ट्री शुरू की है हमने, जिसकी कल एक क्लास हो गई, जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। उम्मीद करता हूँ सबको ये क्लास पसंद आई होगी, सबने एंजॉय भी किया इस क्लास को। तो चलिए आज हम आगे का पढ़ते हैं, इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम 5 मिनट जो कल पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ कि जो वस्तु स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, वो सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ के हम 2 भाग पढ़े, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक आधार पर ये 3 भाग होते हैं, जो 2 अलग से भी इसके भाग होते हैं, जो एक तो प्लाज्मा और एक BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भी 2 और भौतिक आधार पर 2 अवस्थाएं और होती हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे रासायनिक आधार पे। रासायनिक आधार पे पदार्थ के कितने भाग होते हैं? तो रासायनिक आधार पे पदार्थ के 2 भाग होते हैं। एक होता है अशुद्ध, दूसरा होता है शुद्ध। अशुद्ध को भी पहले एक चार्ट बना लेते हैं, जिसके आधार पर पूरा एक साथ समझ में आ जाएगा, फिर बारी बारी से एक एक का हम अध्ययन करेंगे। तो शुद्ध है, शुद्ध में आता है मिश्रण। अशुद्ध में आता है मिश्रण। मिश्रण के 2 भाग होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अशुद्ध के भी 2 भाग होते हैं, शुद्ध के भी 2 भाग होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व के 3 भाग होते हैं। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धातु, अधातु और उपधातु। दोस्तों, ये चार्ट ऐसे कैसे बना लो जो आगे पढ़ने में आसानी रहेगी और आसानी से समझ में आ जाए। यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। तो ये एक पूरा का पूरा चार्ट है, जिसके आधार पर रासायनिक आधार को हम समझ सकते हैं। रासायनिक आधार पे पदार्थ क्या होता है, कितने प्रकार का है, कितने टाइप का है, कैसा है, ये हम रासायनिक आधार पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है अशुद्ध। तो अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ कि वह पदार्थ जिसमें अवयव या घटक अलग अलग प्रकार के हो या अलग अलग हो, वो क्या है? अशुद्ध पदार्थ होता है। यानी अशुद्ध द्रव्य होता है कि जिसमें एक से अधिक प्रकार के या अलग अलग प्रकार के क्या हो? घटक या अवयव हो। अवयव क्या होता है? अवयव के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अवयव होता है जो धनायन होता है, वो भी एक अवयव है। ऋणायन है, वो भी एक अवयव है। छोटे कण जैसे जल हो गया, अमोनिया हो गया, HCl हो गया, NaCl हो गया, ये जो छोटे कण हैं ये भी क्या होते हैं? अवयव होते हैं। तो
ये जो अलग अलग प्रकार के अवयव से जो मिलकर बना पदार्थ होता है वो क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ होता है। उसको हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, जो अलग अलग प्रकार के अवयव या घटकों से मिलकर बना होता है। अवयव क्या होते हैं? जल है, अमोनिया है, NaCl है, HCl है। जो छोटे कण होते हैं, छोटे कण होते हैं, वो सब क्या है? अवयव हैं। जो ऋणायन होता है वो भी अवयव है, जो धनायन होता है वो भी अवयव है। तो अवयव किसी एक पर्टिकुलर को हम अवयव नहीं कहते। अवयव में ये सब की सब क्या होते हैं? ये सब आते हैं किसमें? अवयव में। तो जो अलग अलग प्रकार के अवयव से मिलकर बना होता है वो क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ का एक ही एग्जाम्पल है या इसका एक भाग मान लो, वो है मिश्रण। यानी कि जो मिश्रण होता है उसमें अलग अलग, मिश्रण की क्या परिभाषा होती है, जिससे परिभाषा से समझ में आएगा कि इसको अशुद्ध पदार्थों में क्यों रखा गया है। तो मिश्रण की परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक यौगिक को किसी निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो समझ में मिश्रण की परिभाषा कि दो या दो से अधिक यौगिकों को एक निश्चित मात्रा में, इसका एक निश्चित अनुपात होता है, वो निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है दो या दो से अधिक अवयवों को, तो वो क्या है? मिश्रण है। यानी कि मिश्रण की क्या परिभाषा हुई कि यौगिकों को, जो अलग अलग प्रकार के जो यौगिक हैं उनको मिलाया जाता है एक किसमें? निश्चित मात्रा में, तो वो क्या है? एक मिश्रण है। वायु जो है, वायु वो एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, CO है या अन्य प्रकार की और भी गैसें हैं, वो एक निश्चित मात्रा में होती हैं, निश्चित मात्रा में मिली हुई होती हैं, और जो मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाती हैं। तो इसलिए मिश्रण में जो भी यौगिक मिलते हैं वो किस में होते हैं? एक निश्चित मात्रा में। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है इसकी परिभाषा। जैसे मिश्रण की सिंपल सी परिभाषा तो यार दो या दो से अधिक यौगिक जो मिलते हैं वही क्या है? मिश्रण है। लेकिन वो यौगिक जो मिलते हैं वो निश्चित मात्रा में मिलते हैं। यही एक सबसे बड़ा परिभाषा में सबसे बड़ा वर्ड है कि निश्चित मात्रा में दो या दो से अधिक यौगिकों को मिलाया जाता है, तो वो क्या है? वो है मिश्रण है। मिश्रण दो भागों में होता है, दो भागों में बांटा गया मिश्रण को। एक समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है कि वह मिश्रण जिसमें मिश्रित होने वाले पदार्थ, जो एक दूसरे में जो पदार्थ मिश्रित हो रहे हैं वो दिखाई नहीं देते। यानी कि मिश्रित होने वाले यौगिक या पदार्थ के मध्य कोई भी लेयर या परत नहीं बनती। यानी कि जब समांगी जो मिश्रण है, वे मिश्रण तो एक ही चीज़ है। मिश्रण ये है कि दो या दो से अधिक जो भी यौगिक मिलेंगे जिनकी मात्रा निश्चित होगी, वो पूरा का पूरा क्या है? मिश्रण है। वो पूरा क्या है? मिश्रण है। लेकिन समांगी मिश्रण क्या है कि दो या दो से अधिक जो यौगिक मिलेंगे उनके मध्य कोई परत नहीं बनती, यानी कि वो आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं। इसका सामान्य सा एग्जाम्पल है जैसे असंतृप्त नमक का पानी। असंतृप्त नमक का पानी ये क्या है? इसमें जब भी हम पानी में नमक मिलाते हैं या हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो वो क्या है? आपस में
घुल जाते हैं और उनके मध्य कोई परत नहीं होता। हम जब वह पानी जिसमें चीनी मिली हुई है या नमक मिली हुई है उसको हम देखते हैं तो हम देख के हम नहीं बता सकते कि इसमें नमक मिली हुई है या चीनी मिली हुई है या एक यौगिक है या एक मिश्रण बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, या एक अकेला जल है या मिश्रित जल है, तो वो हमें पता नहीं चलता। तो उस प्रकार के जो मिश्रण होता है उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। कई जगह आपने परिभाषाओं में ये भी पढ़ा होगा कि जो मिश्रण है वो समान अवस्था के यौगिकों से मिलकर बना होता है, जैसे ठोस ठोस से मिलकर, ठोस प्लस ठोस, द्रव प्लस द्रव, या फिर गैस प्लस गैस, इनसे मिलकर बना हो, वो समांगी मिश्रण है। हाँ, ये भी एक समांगी मिश्रण है, लेकिन इसमें भी कुछ जो अपवाद हैं वो ये हैं कि ठोस ठोस, द्रव द्रव, गैस गैस, ये भी आपस में मिलकर समांगी मिश्रण ही बनाते हैं। लेकिन जब हम पानी प्लस ऑयल, ये क्या है, द्रव और द्रव है, लेकिन ये समांगी मिश्रण नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि पानी और तेल के मध्य एक परत का निर्माण हो जाता है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से घुले हुए नहीं होते। तेल को अलग से देख सकते हैं हम पानी के अंदर कि पानी अलग से है, तेल अलग से है, वो अलग से एक परत के रूप में पाया जाता है तेल। तो इसलिए ये समांगी मिश्रण नहीं है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है असंतृप्त, तो एक टर्म बनती है यहाँ पे जो असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त, ये 3 टर्म्स हैं। इनका क्या मतलब होता है? जो असंतृप्त होता है उसमें ये होता है कि जैसे पानी में हम चीनी मिला रहे हैं या पानी में नमक मिला रहे हैं, तो हम इतना ही नमक में एक चुटकी भर, 1 लीटर पानी है मान लो, 1 लीटर पानी में हम एक चुटकी भर नमक मिलाएं, चुटकी भर नमक मिलाते हैं, तो वो क्या है? असंतृप्त नमक का घोल है। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा नमक का घोल जिसमें और अधिक मिलाया जाए, यानी कि एक ऐसा घोल जिसमें हम एक विलायक के अंदर विलय के और अधिक कण मिला सकते हैं। यहाँ जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है? जो अधिक मात्रा में है वो है विलायक, जो कम मात्रा में है वह है विलय। तो यानी कि विलायक में विलय थोड़ा हो या इसका इस विलायक में हम और ज़्यादा विलय मिला सकते हैं, तो वो जो विलयन जो बना है या जो मिश्रण बना है वो कौन सा होता है? असंतृप्त होता है। यानी कि वो संतृप्त नहीं है, पूरी तरह से संतृप्त नहीं है, उसमें और मिलाया जा सकता है। असंतृप्त वो होता है जिसमें हम और अधिक नहीं मिला सकते, और अधिक विलय नहीं मिला सकते। यानी कि संतृप्त विलयन जो होगा, संतृप्त मिश्रण वो होगा जिसमें हम और अधिक विलय पदार्थ नहीं मिला सकते। और अति संतृप्त ये होगा कि जो भौतिक विधियों द्वारा अधिक मात्रा में विलय मिलाया जाए, अधिक मात्रा में विलय मिलाया जाए, वो क्या है? अति संतृप्त है। यानी कि समझ में आ गया असंतृप्त क्या है? कि विलायक के अंदर और अधिक विलय मिलाया जा सके। संतृप्त क्या है? कि ऐसा घोल जिसमें विलय और विलायक लगभग बराबर मात्रा में हो और वो और विलायक और अधिक घुलने की क्षमता नहीं है, तो वो क्या है? संतृप्त है, यानी पूरी तरह से संतृप्त हो चुका है। और अति संतृप्त यह जैसे भौतिक विधि से गर्म करके या फिर कुछ रासायनिक पदार्थ मिला के उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है कि और अधिक उसमें विलय पदार्थ घोला जाता है, तो वो क्या है? अति संतृप्त है।
जो असंतृप्त जो नमक का घोल है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। वो समांगी मिश्रण का क्या है, उदाहरण है। समांगी मिश्रण समझ में आ गया कि जब दो पदार्थ अलग अलग पदार्थ जब मिलाए जाते हैं तो उनके मध्य किसी भी प्रकार की कोई परत का निर्माण नहीं होता, वो एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, तो वो क्या है, समांगी मिश्रण। दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। नाम से पता चल रहा है समांगी का बिल्कुल उल्टा क्या है, विषमांगी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलने से बना मिश्रण जिसमें मध्य में कोई परत का निर्माण होता हो, तो वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। यानी कि जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ नहीं, यौगिक, तो दो अलग अलग प्रकार के यौगिकों को जब मिलाया जाता है तो उनके मध्य एक परत का निर्माण हो जाता है, तो वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। जैसे अभी बताया मैंने, जल और तेल का जो मिश्रण है वो कौन सा है, विषमांगी मिश्रण है। जैसे ये बताया, तो इसमें जो संतृप्त और अति संतृप्त जो मिश्रण बना किसका, नमक, जल और नमक का, जल और नमक का संतृप्त और अति संतृप्त मिश्रण भी किसका उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समझ में आया दोस्तों। अशुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के अवयव या घटक मिलाए जाते हैं, वो क्या है, अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अशुद्ध पदार्थ का एक उदाहरण होता है जैसे, या उसका एक टाइप मान सकते हो, वो है मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है कि जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण के दो भाग होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जब दो अलग प्रकार के यौगिक मिलते हैं तो उनके मध्य किसी भी प्रकार की कोई परत का निर्माण नहीं होता, तो वो है समांगी मिश्रण। और जब किसी परत का निर्माण होता है दो पदार्थों के मिलने से, तो वो है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण समझ में आया दोस्तों। अब रासायनिक आधार पे हम पढ़ रहे थे, रासायनिक आधार पे अशुद्ध प्रकार के मिश्रण, अशुद्ध प्रकार पढ़ लिया उसका। अब दूसरा जो प्रकार बचा है वो है शुद्ध। तो अब अगला टॉपिक हम शुद्ध द्रव स्टार्ट करते हैं, यानी कि शुद्ध द्रव्य या शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा भी नाम से पता चल रहा है कि अशुद्ध का एकदम से उल्टा क्या होगा, शुद्ध द्रव्य। तो अशुद्ध की परिभाषा क्या थी कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर बना हो वो क्या है, अशुद्ध है। तो इसकी उल्टी ये हो जाएगी कि जो समान प्रकार के अवयवों से मिलकर बना पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ है। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो क्या है अवयवों से मिलकर बनता है, यानी वो तो क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। वो जो समान प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है वो क्या है, शुद्ध पदार्थ है। समझ में आया। अब शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं, तत्व। पहला स्टार्ट करते हैं तत्व। तत्व की क्या परिभाषा होती है, इसमें एक ही प्रकार के
एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यानी कि तत्व की वो परिभाषा होती है जो भी पदार्थ होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थ ही तो पढ़ रहे हैं, पदार्थ के पार्ट ही पढ़ रहे हैं, पदार्थ के भाग ही पढ़ रहे हैं, जो हम रासायनिक आधार पर जो भाग है वो भाग पढ़ रहे हैं। यानी कि जो पदार्थ है उसमें एक तत्व है, जो वो तत्व किन से बना है, यानी कि एक ही प्रकार के उसमें क्या है, परमाणु है। और परमाणु किसे कहते हैं कि जिसे और अधिक, ये जब परमाणु पढ़ेंगे तब अच्छे से बताएंगे, अभी तो इसकी परिभाषा देख लो, नॉर्मल परिभाषा देख लो, जिसे और अधिक तोड़ा ना जा सके। यानी तत्व की परिभाषा क्या होती है कि ये एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर होता है, और परमाणु वो होता है जिसे और अधिक तोड़ा ना जा सके। तो तत्व की सही परिभाषा क्या होगी, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं लेकिन इसे और अधिक तोड़ा ना जा सके, वो क्या है, तत्व है। तो तत्व की पूरी परिभाषा कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने तथा जिसको तोड़ा ना जा सके वह तत्व है। तत्व की परिभाषा समझ में आ रही है कि एक ही प्रकार के परमाणु के बने तथा जिसको और अधिक तोड़ा ना जा सके वो क्या है, तत्व है। तत्व के 3 भाग होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, ये हैं तत्व के 3 भाग। सबसे पहले पढ़ते हैं हम धातु। धातु किसे कहते हैं, वह पदार्थ या द्रव्य जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हो, त्यागने की क्षमता हो, उसे ही धातु कहते हैं। यानी कि जितनी भी प्रकार की धातु हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो क्या बनाती हैं, धनायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। यानी कि जो भी धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं। धनायन में वो ज़्यादा स्थायी रूप से रहते हैं। यानी कि उनका एक प्रमुख ये गुण भी है, और यही इनकी एक परिभाषा है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी वही धातु होंगे। ये फिक्स परिभाषा है इसकी, जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है या जो त्यागने की क्षमता रखती है वही क्या है, धातु है। धातु के एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी धातुएं हैं। एस, पी, डी, एफ, चारों ब्लॉकों में धातु प्रेजेंट होती है। अब धातु के गुण, जो कल पढ़ाया था ठोस के जो गुण हैं वो पूरे के पूरे धातुओं के गुण होते हैं। यानी कि ये कठोर भी होती हैं, सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन भंगुर भी होती हैं। इसे और अधिक प्रेशर लगाया जाए, इसके दबाव लगाया जाए तो ये क्या है, टुकड़ों में टूट जाती हैं। चमकदार होती हैं, ये स्पेशल गुण होता है इनमें, जो धातुएं होती हैं वो सब की सब चमकदार होती हैं, सब धातुएं चमकदार होती हैं। धातुओं में आकर्षण अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। कठोर होती हैं, चमकदार होती हैं, इनमें अंतराणु या प्रबल अंतराणुविक आकर्षण बल, इनके अणुओं के मध्य
जो प्रबल अंतराणु में जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है, यानी कि बहुत मजबूत होता है। तीसरा गुण है आघातवर्धन। कल एक बताया था आपको ठोसों की तन्यता का गुण। एक होता है आघातवर्धन, एक होता है तन्यता। आघातवर्धन यह होती है कि जिसको पीट कर चद्दर में बदल दिया जाए, वो क्या है? आघातवर्धन। आघातवर्धन किसे कहते हैं? कि किसी धातु को पीट कर चद्दर नुमा बना दिया जाए, वो क्या है? आघातवर्धन। तन्यता क्या है? तन्यता से मतलब है खिंचाव, यानी कि धातु को खींचकर तार बना दिया जाए, वो क्या है? तन्यता। तो ये दोनों गुण हैं वो किस में पाए जाते हैं? धातु में पाए जाते हैं, यानी कि आघातवर्धन भी और तन्यता भी। यानी धातु को पीट कर चद्दर भी बना सकते हैं और उसको खींचकर तार भी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो तन्यता पाई जाती है वो गोल्ड में पाई जाती है, कि 1 ग्राम सोने से भी 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है। तन्यता, आघातवर्धन, चालकता। धातु ऊष्मा व विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं, क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें धातु और ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है? सुचालक होती हैं, दोनों का प्रसार करती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वो है मरकरी। मरकरी में इसमें 2 अपवाद है। सॉरी धातुओं में क्या है? ऊष्मा और सुचालक का गुण पाया जाता है। ऊष्मा का और इसका ऊष्मा और विद्युत का संचालन करती हैं। लेकिन जो मरकरी और लेड Pb, ये विद्युत और ऊष्मा दोनों की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। इसमें विद्युत का और ऊष्मा का प्रसार नहीं होता। किसमें? मरकरी और लेड Pb, ये Hg, यानी मरकरी और Pb में विद्युत का सुचालन नहीं होता, ये विद्युत की कुचालक होती है। मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था मतलब लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। क्या? मरकरी। तो मरकरी धातु में 2 अपवाद रखती है। पहला तो ये कि ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक करते हैं, विद्युत का कुचालक होती है, विद्युत का और ऊष्मा का प्रसार नहीं करती। दूसरा इसमें यह अपवाद पाया जाता है कि ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री या 298 केल्विन, ये होता है रूम टेम्परेचर। यानी कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मरकरी है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये जबकि जो भी धातु हैं वो सब की सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अगला गुण है गलनांक। धातु का गलनांक अधिक होता है। एक क्वथनांक वो भी अधिक होता है। गलनांक और क्वथनांक को ऐसे समझ सकते हो कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस, यानी कि ठोस से जो द्रव बनता है उसको गलनांक कहते हैं, और द्रव से जो गैस बनती है उसको क्वथनांक कहते हैं। तो ये दोनों ही धातु के क्या है? अधिक होते हैं। इसका कारण है अंतराणुक आकर्षण बल।
जो प्रबल अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है इसमें, जिसकी वजह से इसका गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होता है। अगला इसका गुण है घनत्व। घनत्व तो ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है तो धातु का घनत्व भी ज़्यादा होता है। घनत्व कल आपको बताया था एक इकाई क्षेत्र में उपस्थित जो कणों की संख्या है वही क्या है, घनत्व है। तो धातु क्या होती है, ठोस होती है, और ठोस होती है तो इसके कण क्या है, पास पास होते हैं। कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है, इसकी वजह से इसका घनत्व क्या है, अधिक होता है। इकाई क्षेत्रफल में जितनी ज़्यादा कणों की संख्या उतना ही अधिक उसका घनत्व है। तो धातु का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक दुहासोनिक या ध्वनिक ध्वनिक, ये सोनोरस ध्वनिक का मतलब होता है कि किसी भी धातु है, कोई भी धातु को ठोस सतह से टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है, इसे ही ध्वनिक या फिर सोनोरस बोला जाता है। यानी कि ये गुण भी किस में पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है। तो ये हैं जो धातुओं में गुण धर्म पाए जाते हैं। आगे हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि रासायनिक आधार पे पदार्थ की विशेषता पढ़ रहे हैं, जिसमें वो दो प्रकार का होता है, अशुद्ध और शुद्ध। जो अशुद्ध होता है वो मिश्रण होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, क्या पढ़ा, समांगी और विषमांगी। समांगी में दोनों जो पदार्थ मिले हुए हैं वो समान होते हैं, जिनके मध्य परत नहीं पाई जाती, और विषमांगी में मिले दोनों पदार्थों के मध्य परत पाई जाती है। उसके बाद आता है शुद्ध द्रव्य वो होता है जिसमें एक ही प्रकार के अवयव या घटक पाए जाते हैं, या एक ही प्रकार के अवयव या घटकों से मिलकर बना होता है, वो क्या है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व के तीन भाग होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो इसमें से हम धातु पढ़ रहे हैं। धातु क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, उसे हम धातु कहते हैं। धातु के गुण पढ़े हमने, ये कठोर होता है, चमकदार होता है, प्रबल अंतराणु के आकर्षण बल होता है, इसमें आघातवर्धन की क्षमता पाई जाती है, तन्यता की क्षमता पाई जाती है। एक और इसमें संपीड़ितता नगण्य होती है। संपीड़ितता मतलब दबाना, इसे दबाया नहीं जा सकता। और नगण्य होती है, विद्युत का चालन करती हैं, जिसमें मरकरी और लेड हैं, जो विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक है। मरकरी ही एक ऐसी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इनके गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि इसका कारण है अंतराणु का आकर्षण बल। घनत्व है इसका ज़्यादा होता है। ध्वनि, ये सोनोरस पाया जाता है। इसमें सोनोरस क्या होता है कि जब धातु किसी कठोर वस्तु से टकराती है तो उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है, वही क्या है, ध्वनिक या सोनोरस कहलाती है। तो ये आज का टॉपिक है जो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे एक बार दो बार इसको देखें और अपने नोट्स बनाएं अपने हिसाब से। इससे क्या है कि उसकी तैयारी अच्छी से रहेगी, हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, अच्छे से तैयार होगी। और तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ दोस्तों, इस लेसन को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।